आइए स्टार्ट करते हैं जीएसटी की क्लास। जीएसटी को पढ़ने के दो तरीके हैं। एक, इसको डेप्थ में जाके बहुत लॉजिकली समझिए, और एक इसको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट याद कर करके पढ़ लीजिए। तो भाई मेरे यहाँ जो क्लास होगी वो पूरी डेप्थ में जाके लॉजिकली हम लोग समझेंगे और फिर हम लोग से याद करेंगे। स्टार्ट करते हैं जीएसटी को जीरो लेवल से। जीएसटी को यदि आपको बहुत अच्छे से समझना है तो आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि जीएसटी के पहले हमारे देश का टैक्स स्ट्रक्चर कैसा था। जीएसटी के पहले हमारे कंट्री में कई तरह के टैक्स थे, जैसे एक्साइज लॉ थी। ये एक्साइज लॉ लगता था मैन्युफैक्चर पे टैक्स। यदि आप कोई मैन्युफैक्चर करेंगे तो आपको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती थी। उसके बाद जब वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के बाद सेल होता तो उसके ऊपर आपको वैल्यू एडेड टैक्स देना पड़ता, शॉर्ट में बोलते थे वैट। ये जो वैट है ना, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगता। इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब सप्लाई विद इन द स्टेट, यानी जब माल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाए तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। और यदि गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाए तो उसे कहते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। यानी यदि गुड्स वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल में बिक रहा है तो इंट्रा स्टेट सप्लाई, और वेस्ट बंगाल से दिल्ली बिक रहा है तो इंटर स्टेट सप्लाई। तो ये जो वैट का पुराना लॉ था ये इंट्रा स्टेट सेल्स पे लगता था। लेकिन यदि कोई इंटर स्टेट सेल हो जाए, मतलब आपकी गुड्स आपके राज्य से दूसरे स्टेट में सेल हो जाए, तो उस पे लगता था सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये गुड्स की बातें हो रही है। सर्विस के लिए एक अलग टैक्स था, सर्विस टैक्स, जो कि फिनांस एक्ट 1994 से गवर्न था, और हर सर्विस उस लॉ से गवर्न थी, वो वैट लॉ से गवर्न नहीं थी। इसके अलावा कई सारे छोटे छोटे टैक्स, लाइक लग्जरी टैक्स, लाइक परचेज टैक्स, एडवर्टीजमेंट टैक्स, मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट पे एक्साइज लगती थी अलग से। तो कई सारे लॉ थे। अब इस लॉ के बीच में एक बिजनेसमैन कैसे ऑपरेट करता था वो समझिए। सपोज आप यूएस में रहते हो, मोदी जी न्यूयॉर्क आए और आपसे मिले, आपसे पर्सनली मिले क्योंकि आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो आके, और मोदी जी ने आपको बोला कि आप इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करिए, इंडिया के जीडीपी प्रमोशन में कंट्रीब्यूशन दीजिए, स्वदेश चलिए, हमारे देश में बिजनेस करिए। आप मोदी जी की बात पे आ गए। यहां आने के बाद, ये सब बातें अपने कर रहे 2017 के पहले की, यहां आने के बाद आपको मालूम पड़ा कि इस देश में एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स एसेट्रा एसेट्रा लॉ है, जबकि आप जिस कंट्री को बिलोंग करते हैं, यूएस को, वहां पे सिर्फ जीएसटी लॉ है। आपने बोला कोई बात नहीं, शुरू करते। आपने एक फैक्ट्री बैठाई। फैक्ट्री बैठाते ही आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, आपके टैक्स कंसल्टेंट ने आपको कहा कि भाई अपने को एक्साइज लॉ में रजिस्ट्रेशन लेना है। आपने बोला ले लो, ले लिया। गुड्स मैन्युफैक्चर होते ही उसने फिर बोला कि अब एक्साइज में मंथली रिटर्न भरना है। तो आपने बोला रिटर्न भर दो। जितना मैन्युफैक्चर हुआ उसकी डिटेल दे दी गई और रिटर्न भर दिया गया, टैक्स जितना देना था दे दिया गया। फिर जब वो प्रोडक्ट सेल होने आया तो लोकल सेल हुई, तो आपके टैक्स कंसल्टेंट ने आपको बताया कि वैट में रजिस्ट्रेशन लेना है। आपने बोला ले लो। अब एक नए लॉ में रजिस्टर्ड आप हो जाए, वैट लॉ में, उधर एक्साइज नंबर था, इधर वैट नंबर है। जब माल सेल हुआ उसके बाद उसने बताया वैट रिटर्न भरना है। बोला भरो, क्योंकि भाई काम तो अभी तक टैक्स कंसल्टेंट को करना है ना, आप तो बिजनेस कर रहे हो। फिर उसने बोला कि भाई अपने यहाँ तो इंटरस्टेट सेल भी होती है, तो सीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और सीएसटी में भी रिटर्न भरना पड़ेगा, करो।
थोड़ी बहुत आपके बिजनेस में सर्विस भी है, तो उसने फिर बताया कि भाई सर्विस टैक्स लॉ में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, वहां पे भी रिटर्न भरना पड़ेगा। आपने बोला भरो। क्योंकि देखो रजिस्ट्रेशन लेना और रिटर्न भरना ऐसे तो बहुत ही टायरिंग जॉब है, लेकिन ठीक है स्टाफ कर रहे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 6 महीना बिजनेस चला नहीं, ये एक्साइज वाले आ गए ऑडिट करने। बोले एक्साइज सी ऑडिट आ गई है। बोले ये क्या मानेंगे? बोले सारा अकाउंट्स चेक करेंगे, सब कुछ चेक करेंगे। बोला कराओ उनसे। अब वो एक्साइज ऑडिटर आज के एक्साइज के सारे पेपर्स मान रहा है। अब आप इंडिया के ब्यूरोक्रेट को जानते हो, गवर्नमेंट ऑफिसर अपने आप को भगवान समझता है, वो वैसे ही अपने से डील कर रहा है। वो उलपटान कुछ भी पेपर मांग रहा है, हमें देना पड़ रहा है, नहीं देने पे वो 2 बातें सुना रहा है। एक्साइज की ऑडिट चल रही है, जितने वैट की ऑडिट की नोटिस आ गई, सर्विस टैक्स की नोटिस आ गई। अब चीजें आपके बियॉन्ड कंट्रोल जा रही है कि यार इतनी ऑडिट कहां से आ रही। ये ऑडिट करके गए, सबका असेसमेंट ऑर्डर आ गया, सबके असेसमेंट बढ़ गए। आप तो जानते हो बंगाल में, इंडिया में क्या होना है। इंडिया में तो भैया आप हेलमेट लेके पहने हुए हो, आप गाड़ी में सारे आपके पॉल्यूशन के पेपर्स भी है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी है, आप हेलमेट भी पहने हुए हो, सारे पेपर रेडी है। फिर भी आपको मामा रोकेगा, मामा मतलब पुलिस इंस्पेक्टर रोकेगा और फिर बोलेगा लाइसेंस दिखाओ, दिखा दिया। पॉल्यूशन पेपर दिखाओ, दिखा दिया। ओनरशिप कार्ड दिखाओ, दिखा दिया। सब दिखा दिया। हाँ पेनल्टी दो। किस बात की पेनल्टी? बोले सारे पेपर तुमने प्लास्टिक में रखे हैं, तो प्लास्टिक रखना तो मना है ना। तो हमारे यहाँ तो ये सिस्टम है कि सब कुछ ठीक हो जाए तब भी पेनल्टी ठोकते जाएंगे। तो हमने सब कुछ सही सही एक्साइज रिटर्न भरा, हमने सब सही वैट रिटर्न भरा, हमने सही सर्विस टैक्स रिटर्न भरा, फिर भी जो ऑफिसर्स आया है वो कुछ तो अपनी बुद्धि लगाएगा ना, तो ये फालतू के टैक्स बढ़ाते चला गया। अब बताओ फालतू मेरा टैक्स कोई बढ़ाएगा तो मेरे को बर्दाश्त होगा नहीं, हम अपील में चला गया। अब मुझे मालूम पड़ा, अब अपने को मालूम पड़ा कि अपने बिजनेस नहीं कर रहे हैं, अपने लॉ वर्सेज खेल रहे हैं, लॉ वर्सेज मी अपने ये कर रहे हैं, अपने टैक्स में उलझ गए हैं। उधर एक्साइज के अगेंस्ट में अपनी अपील चल रही है, उधर वैट के अगेंस्ट में अपनी अपील चल रही है, उधर सर्विस टैक्स वाले कभी कोर्ट में बुलाते हैं तो कभी सीएसटी वाले कोर्ट में बुलाते हैं। मैंने आपको सिर्फ 4 लॉ बताया, ऐसे लग्जरी टैक्स, एडवर्टीजमेंट टैक्स, परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स अलग अलग है। तो बिजनेसमैन पागल हो गया था, एकदम पागल, ये कैसे धंधा करें हम। इंडिया वाले तो चलो हैबिचुएटेड है, वो धंधा कर रहे हैं, उनको पता है ऐसे ही चलेगा। लेकिन फॉरेन के इन्वेस्टर्स जब इंडिया में आते बिजनेस करते हैं तो वो कहते भैया यहाँ तो धंधा करना इम्पॉसिबल है। तभी तो ईज टू डू बिजनेस में इंडिया का रैंक 160 के करीब में आ जाता है, 150 के करीब में आ जाता है। ये चीज समझ में आ चुकी थी कि ये लॉ वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड की 200 कंट्री में से 160 कंट्री जीएसटी लॉ लगा चुकी थी। फ्रांस ने तो 1954 में जीएसटी लगा दिया, 1954, और हम 2015-16 तक सोच ही रहे थे ये लगाए नहीं लगाए। वर्ल्ड की ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज ने जीएसटी लगा दिया, हम नहीं लगा पाए। हम अपना एक्साइज, वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, नतीजा ये हुआ कि कोई भी बिजनेस के बाहर के लोग, आउट ऑफ कंट्री के लोग इंडिया में आके बिजनेस करना प्रेफरेबल नहीं मानते। चलो अब 2017 में 1/7/2017, इसको अपॉइंटेड डे बोलते हैं, इस दिन जीएसटी इंडिया में आ गया। जीएसटी इंडिया में आते ही अब आप यदि बिजनेसमैन हो तो आपको सिर्फ एक लॉ में रजिस्ट्रेशन लेना है, दैट इज जीएसटी। आपको बस एक ही लॉ का रिटर्न भरना है और आपको बस एक ही लॉ की ऑडिट करानी है, और यदि आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपको एक ही लॉ में सिर्फ अपील करनी है। मतलब 1 रिटर्न, 1 असेसमेंट, 1 ऑडिट एंड 1 अपील। एक डिपार्टमेंट से भिड़ना आसान है यार, इतने सारे डिपार्टमेंट से कैसे पढ़ेंगे। और यहां पे भी डिपार्टमेंट से इंटरफेस नहीं है, ऑलमोस्ट सब कुछ ऑनलाइन है, ऑलमोस्ट सब कुछ ऑनलाइन है, इवन अपील भी ऑनलाइन है। तो नाउ देयर इज अ बिग ease to do business in respect of indirect tax after introduction of GST.
तो आपको ये बात समझ में आ गई कि जीएसटी क्यों लाया गया। पहले कितने सारे टैक्स थे, बिजनेसमैन परेशान था। इतने सारे टैक्स के बीच बिजनेसमैन तो घायल था, वो टैक्स को लेके पागल था। अब वन नेशन वन टैक्स है, जीएसटी सबसे बेस्ट है, अब टैक्स में रिलैक्स है। तो भैया ये जीएसटी का वे है कि इसने इतने सारे टैक्सेस को हटा के नया लाया। अब अपने इसको थोड़ा सा फॉर्मली करते हैं। देखो भैया, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, यानी यहां पे टैक्स कोई और पे करता है और बियर कोई और करता है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब आप जानते ही हो, वेयर द इंसिडेंस एंड इंपैक्ट फॉल ऑन टू डिफरेंट पर्सन। तो जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें इंसिडेंस अलग बंदे पे है, इंपैक्ट अलग बंदे पे है। क्लियर? ओके। दूसरा, इंसिडेंस किसके ऊपर है? तो इंसिडेंस है जो टैक्स पे करता है, और इंपैक्ट मतलब जो टैक्स बेयर करता है। यदि आप एक कोचिंग सेंटर में पढ़ने आए तो आपको फीस प्लस जीएसटी देना पड़ा, तो जीएसटी आपने दिया, लेकिन क्या आपने जीएसटी गवर्नमेंट को दिया? नहीं, आपने जीएसटी अपने कोचिंग सेंटर को दिया, और कोचिंग सेंटर ने जीएसटी गवर्नमेंट को दिया। तो हु पेड जीएसटी टू गवर्नमेंट? आई रिपीट, हु पेड जीएसटी टू गवर्नमेंट? कोचिंग सेंटर। एंड हु बियर दिस जीएसटी? स्टूडेंट। यानी ये इनडायरेक्ट टैक्स है, यहां पे टैक्स पे कोई और करता है, बियर कोई और करता है। फायदा है, मुझे फायदा है एज ए कोचिंग सेंटर, मुझे फायदा है कि मुझे अपनी जेब से नहीं देना, और एज ए टैक्स पेयर आपको फायदा है कि चलो मुझे रिटर्न नहीं भरना, मुझे कोई असेसमेंट में झमेले में नहीं पड़ना, ऑडिट के झमेले में नहीं पड़ना। तो सारा टैक्स का प्रोसीजर हेडेक मेरे ऊपर, और सारा टैक्स का मॉनेटरी हेडेक आपके ऊपर। ये इनडायरेक्ट टैक्स का फीचर है। बात क्लियर? तो जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें टैक्स देता है सप्लायर, लेकिन बेयर करता है रेसिपिएंट। आपकी भाषा में बोलूं तो जीएसटी पे करता है वेंडर, लेकिन बेयर करता है बायर। जीएसटी का नाम ही है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये गुड्स पे भी लगता है, सर्विस पे भी लगता है। ये बात बड़े ही आश्चर्यजनक है कि 1954 में इंडिया में जीएसटी आ गया था। 1954 में फ्रांस में जीएसटी आ गया था, परंतु इंडिया में जीएसटी आते आते 2017 हो गए। व्हाई सच अ बिग टाइम? क्या ये जो बात आप बता रहे हो कि एक्साइज, वैट, सीएसटी, इतने सारे लॉस थे, बिजनेसमैन तो घायल था, वो टैक्स को लेके पागल था, ये बातें क्या पहले वाले लोगों को नहीं पता थी? क्या पहले के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स, किसी को नहीं पता था ये बात? सिर्फ मोदी जी को पता था? नहीं, ऐसा नहीं है, सबको पता था। इंडिया में जीएसटी लाने की कोशिश बहुत पहले से चल रही है, अराउंड 2000 ईयर से चल रही है, लेकिन 2000 तक ये कोशिश चल रही थी, 2017 तक ये कोशिश ही चल रही थी। फाइनली 2017 में ये जीएसटी लॉ आया। तो प्रश्न होता है कि ऐसा क्या था कि पुराने प्राइम मिनिस्टर नहीं ला पाए और नए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ले आए? यानी पहले अटल जी नहीं ला पाए, पहले इंदिरा जी नहीं ला पाए, पहले राजीव जी नहीं ला पाए, पहले सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जो इकोनॉमिक के एक्सपर्ट है, ये लोग नहीं ला पाए, पी चिदम्बरम जिसी टीम में थे, ऐसे टैक्स एक्सपर्टाइज वाले लोग नहीं ला पाए, तो मोदी जी ले आए, ऐसी क्या बात है? मन में तो प्रश्न आता है। और देखो, जब आप किसी लॉ को सीख रहे हो ना, तो एकदम डेप्थ में जाके सीखो कि हुआ क्या था। एटलीस्ट शुरू की 4-5 क्लास तक तो इतने ही डेप्थ में सीखो। जब एग्जाम के नजदीक पहुंचेंगे तो अब एग्जाम ओरिएंटेड भी हो जाएंगे, परंतु स्टार्टिंग में किस बात का एग्जाम ओरिएंटेड? तो अपना टॉपिक चल रहा था कि जीएसटी बात ही गवर्नमेंट नहीं ला पाई, मोदी गवर्नमेंट कैसे ले आई। और एक और खास बात है कि जब मोदी जी गुजरात में थे, जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो वो कहते थे जीएसटी आने नहीं दूंगा,
और जैसे मोदी जी सेंट्रल पे पहुंचे तो वो कहने लगे कि मैं जीएसटी ला के रहूंगा। मतलब जब आप गुजरात के चीफ मिनिस्टर हो तो आप जीएसटी को अपोज कर रहे हो, और जैसे आप देश के पीएम बन रहे आप बोले जीएसटी लाऊंगा। ये डुअल स्टेटमेंट, ये डुअल करेक्टर कैसे? इन सब बातों का आंसर्स आपको हमारे इंट्रो में मिल जाता है। हो सकता है इस हाफ एन आवर के वीडियो में ना मिले, लेकिन इंट्रो में मिल जाता है। इंट्रो हमारा पूरा यूट्यूब में अपलोडेड, आप देख सकते हो। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जीएसटी बात ही गवर्नमेंट नहीं ला पाई, ये गवर्नमेंट कैसे ले आई? इस गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये समझा तो कि देखो, ये खुद गवर्नमेंट पहले स्टेट लेवल पे बैठी थी, और जब वो स्टेट लेवल पे बैठी थी तो जीएसटी मना कर रही थी। यानी इन्हें पता है जीएसटी आने से स्टेट को क्या नुकसान है। जीएसटी आने से स्टेट को क्या नुकसान है मोदी जी को अच्छे से पता था। इसलिए जब ये सेंट्रल पे पहुंचे तो सबसे पहले स्टेट के उस नुकसान को भरपाई किया कि जीएसटी लाने से स्टेट को क्या क्या नुकसान हो रहे मुझे पता है। तो सबसे पहले वो स्टेट के नुकसान की भरपाई की, फिर उन्होंने जीएसटी लाया। ऐसे मतलब ऐसा नहीं कि बस थंब रूल आर्बिट्रेरी मोहम्मद बिन तुगलक जीएसटी आएगा, ऐसा नहीं। बड़ी समझदारी के साथ स्टेट को क्या क्या नुकसान हो सकता है वो सोचते हुए इन्होंने जीएसटी लाया। देखो, किसी भी स्टेट का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है दारू, अल्कोहल। अल्कोहल किसी भी स्टेट का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, किसी भी स्टेट का। तो मोदी जी ने जब जीएसटी लाया तो सबसे पहले क्या कहा कि अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगेगा। यानी स्टेट का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू जीएसटी के दायरे से बाहर है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जीएसटी को डिफाइन किया गया है कि जीएसटी इज अ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विस एक्सक्लूडिंग अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यानी दारू पे तो जीएसटी नहीं लगेगी, सबसे पहला। फिर स्टेट का जो सेकेंड बेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है वो है पेट्रोलियम। आपको पता है कोरोना काल में दो चीजों ने देश को संभाला, एक तो दारू ने और एक पेट्रोल ने। पेट्रोल तो थोड़ा कम संभाला, दारू ने ज्यादा संभाला। तो पेट्रोल किसी भी देश का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, किसी भी देश का भी और किसी भी राज्य का भी। तो इन्होंने अगला पॉइंट डाला कि पेट्रोल पे हम जीएसटी अभी नहीं लगाएंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है कि पेट्रोल के 5 प्रोडक्ट यानी पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, एविएशन फ्यूल एंड नेचुरल गैस, इन 5 प्रोडक्ट पे जीएसटी लगेगी, लेकिन फ्रॉम अ डेट या टू बी नोटिफाइड। 2017 में जीएसटी आ गया, 2023 तक पेट्रोल पे जीएसटी नहीं है। तो दो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू अल्कोहल और पेट्रोल पे उन्होंने जीएसटी नहीं लाया। अब स्टेट को यह रियलाइज हो रहा है कि यार मेरा मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू पे तो जीएसटी लग ही नहीं रहा है। बात पे लग रहा है तो ठीक है, लेकिन बात पे भी तो लॉस हो रहा है स्टेट को। तो फिर इन्होंने अपना ट्रम्प कार्ड फेंका और उसका नाम था कॉम्पेंसेशन। सेंट्रल पे बैठे मोदी जी ने सारे स्टेट को यह एश्योरेंस दिया कि जीएसटी आने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, यदि हुआ तो हम उस नुकसान की भरपाई करेंगे। दैट इज, इफ एनी स्टेट गवर्नमेंट लूजेस रेवेन्यू because of implication of GST, because of application of GST, then the central government will compensate to those state governments whatever revenue loss they suffered. तो जितना भी स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी आने से टैक्स कलेक्शन में नुकसान हुआ उसको सेंट्रल गवर्नमेंट भरपाई करेगा। हर स्टेट गवर्नमेंट अपना 2015 का रेवेन्यू देख लीजिए, 2015 का रेवेन्यू देख लीजिए। 2015 में जितना रेवेन्यू आया था उसमें 14% ग्रोथ कर रही है एवरी ईयर।
कितना परसेंट? 14% ग्रोथ करिए एवरी ईयर, और उतना रेवेन्यू आपको एवरी ईयर आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉम्पेंसेशन देने के लिए लायबल है। यानी स्टेट गवर्नमेंट को कोई नुकसान नजर ही नहीं आया। स्टेट गवर्नमेंट को मालूम पड़ा कि उनके मेन प्रोडक्ट अल्कोहल और पेट्रोल पे तो जीएसटी लग नहीं रहा है, और बात ये प्रोडक्ट पे जीएसटी लग भी रहा है तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि नुकसान हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉम्पेंसेशन देगी। यानी ऑल विन, सब विन, विन विन पॉलिसी पे स्टेट गवर्नमेंट ने हस्ताक्षर किए कि जीएसटी आने दो। इस तरीके से कंट्री में जीएसटी लाया गया। बात क्लियर? अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो बात अभी अपनी बात ही है कि चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे बैठे मोदी जी ने बोला कि हम जीएसटी नहीं लाएंगे, लाने नहीं देंगे कंट्री में, और सेंट्रल की पोस्ट पे बैठे, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे बैठे मोदी जी ने बोला जीएसटी लाऊंगा ही लाऊंगा। ये ड्यूअल कैरेक्टर क्यों? ये डिस्कशन बाद में। तो अभी के नॉलेज से आपको इतना मालूम पड़ा कि अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगती, और पेट्रोल के 5 प्रोडक्ट, पेट्रोल, क्रूड ऑयल, डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल, इन 5 प्रोडक्ट पे जीएसटी अभी नहीं लगती। इस पे लग सकती है फ्यूचर में फ्रॉम अ डेट येट टू बी नोटिफाइड। भैया दारू पे तो जीएसटी लगेगी नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहा हुआ है, और पेट्रोल के 5 प्रोडक्ट पे लगेगी तब लगेगी, अभी तो नहीं है। वो 5 प्रोडक्ट के नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। हाँ, 5 प्रोडक्ट के नाम है, हमने उसको नाम दिया पीसीडीएनए। पीसीडीएनए मतलब प्लीज चेंज योर डीएनए, प्लीज चेंज योर डीएनए। हाँ, कौन कौन से 5 प्रोडक्ट? पीसीडीएनए। पी मतलब पेट्रोल, पी मतलब पेट्रोल, क्रूड ऑयल, डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल। पीसीडीएनए मतलब प्लीज चेंज योर डीएनए। वैसे भी जितने भी टैक्स के चोर है उन्हें जीएसटी का संदेश है। ये मेरा पहला कोडिंग है कि आप जीएसटी में रहना चाहते हो तो अपना डीएनए चेंज कर लो, क्योंकि टैक्स की चोरी नहीं चलेगी यहाँ पे। तो क्या नाम हो गया? पेट्रोल, क्रूड ऑयल, डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल। दारू पे लगता नहीं है, और पीसीडीएनए पे जीएसटी लगेगा फ्रॉम अ डेट येट टू बी नोटिफाइड। अगली बात करें, जीएसटी आने से बहुत सारे टैक्स जीएसटी में सब्ज्यूम हो गए। तो ये सारे सेंट्रल टैक्स जीएसटी में सब्ज्यूम हो गए। कौन कौन से? एक्साइज हट गया, जीएसटी में मर्ज हो गया। सर्विस टैक्स हट गया, जीएसटी में मर्ज हो गया। एक्साइज ड्यूटी लेविड अंडर द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, ये भी जीएसटी में मर्ज हो गया। स्टेट के इतने सारे टैक्स जीएसटी में मर्ज हो गए। वैट, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एडवर्टीजमेंट टैक्स, परचेज टैक्स, ये सारे टैक्स जीएसटी में सब्ज्यूम हो गए। ये टैक्स जीएसटी में अब नहीं है। एग्जाम में ये पूछता है व्हाट सेंट्रल टैक्स मर्ज्ड इन जीएसटी, व्हाट स्टेट टैक्स सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी। तो आपके पॉइंट याद रखने हैं। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेटरीज एक्ट, तो ये सेंट्रल के टैक्स है। और लग्जरी टैक्स, वैट, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, परचेज टैक्स, ये सब स्टेट टैक्स, ये सारे जीएसटी में मर्ज होते हैं। ये सारे टैक्स अभी भी चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जीएसटी आने के बाद सारे इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी में मर्ज हो गए, ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत सारे टैक्स चल रहे हैं। जैसे कस्टम ड्यूटी अभी भी चल रहा है। ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ड्यूटी जिसका नाम है कस्टम ड्यूटी, ये अभी भी कंटिन्यूड है, ये जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये शेयर मार्केट के परचेज और सेल पे लगने वाला टैक्स है। जब आप कोई शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड लेते हो, ये टैक्स जीएसटी में मर्ज नहीं है, अभी भी शेयर मार्केट पे एसटीटी लगता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट पे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है, इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी नहीं लगती।
स्टैम्प ड्यूटी जब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हम खरीदते बेचते, लाइक फ्लैट खरीदा, जमीन खरीदी, तो उस पर जीएसटी नहीं लगता, उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगती है। तो ये सारे टैक्स अभी भी कंटिन्यूड है। एग्जाम में इस नाम से पूछते हैं, व्हाट टैक्सेस आर नॉट सबज्यूम्ड इन जीएसटी। जीएसटी की रेट की बात करें तो जीएसटी की रेट प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वैरी करती है। किसी किसी प्रोडक्ट पे 5% है, किसी पे 12% है, किसी पे 18% है, किसी पे 28% है, और ये प्रोडक्ट रेट टू प्रोडक्ट वैरी कर रही है। ये जीएसटी का जो लॉ है ना, इसको एक बार टैक्स म्यूजिक से कवर करता हूं। जितना अभी तक बताया उतने को, बातें बहुत है, बीच बीच में टैक्स म्यूजिक सुनते चलो। तू ही बिगाड़े तू ही सवारे जीएसटी को मोदी जी, जीएसटी जीएसटी। दारू पे न लगे, पेट्रोल पे न लगे, दारू पे न लगे, पेट्रोल पे न लगे, टोबैको पे लगता जी, जीएसटी जीएसटी। वैट इज नो मोर, एक्साइज नो मोर, वैट इज नो मोर, एक्साइज नो मोर, entry tax no more, luxury no more, entertainment no more, advertisement no more, service tax अब नहीं, जीएसटी जीएसटी। 5 और 12 28 18, 5 और 12 28 18, ज्वेलरी पे सिर्फ 3, जीएसटी जीएसटी। तो जीएसटी की रेट प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वैरी करती है। इट मे बी 5, 12, 18, 28%। सिर्फ ज्वेलरी या आर्टिफिशियल ज्वेलरी ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे जीएसटी की रेट सिर्फ 3% है। ज्वेलरी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे जीएसटी की रेट सिर्फ 3% है, और रॉ डायमंड पे या रॉ स्टोन्स पे जीएसटी की रेट 0.25%।